नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस जो 2019 में सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आए हुए हैं, तो इनके आगे भी जो आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अब तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 2 रहेगा, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना। बालक या जो विद्यार्थी के समाजीकरण में पुरस्कार और जो दंड होता है इसका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसके द्वारा विद्यार्थी समाज के आदर्शों और मान्यताओं के अनुसार जो है व्यवहार करता है। अगर विद्यार्थी को हम दंड देते हैं तो उस कार्य से वो उन्मुख हो जाता है और उसकी करने में कम रुचि लेता है, लेकिन अगर उसी कार्य के लिए उसको पुरस्कार दिया जाए तो उसमें उसी काम को करने में जो बच्चा अधिक रुचि दिखाता है। नेक्स्ट रहेगा, संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है? तो यहाँ पर जो ये संज्ञान और जो संवेग है इनके मध्य संबंध जो है आपने बताना है। राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन 3 रहेगा, एक दिशा। संज्ञान और जो संवेग है ये संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका समुचित उपयोग करने को संज्ञान या समझ कहते हैं, तथा बालक का संवेगात्मक वातावरण उसके व्यक्तित्व के भावात्मक तत्वों और अन्य व्यक्तियों की परिस्थितियों के प्रति उसके भाव से निर्मित होता है। बालक या शिक्षार्थी जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी शिक्षा उसके ज्ञान तथा अनुभव की सीमा तक विस्तृत होती जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करने वाला जो कारक पूछा गया है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 1 जो है रहेगा। तो इसमें जो राइट आंसर है 1, 2, 3 और 4 जो दिए गए हैं ये सभी सही रहेंगे। विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ और विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो यहाँ ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का जो है एक पहलू पूछा गया है। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 2 रहेगा, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। विद्यार्थियों के संदर्भ में ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया के अंतर्गत महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं को माना जाता है। मैकाइवर और जो पेज है उनका मानना है कि सामाजिक व्यक्तियों का समूह ही नहीं बल्कि व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाला पारस्परिक संबंध होता है, अर्थात जब लोग एक व्यवस्था में बन जाते हैं तो उस व्यवस्था को ही समाज कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय। दोस्तों, अवस्थाएं जो है 4 मानी गई है, शैशव, बाल्य, किशोर और युवा। तो यहाँ पर जो बाल्यावस्था की अवधारणा पूछी गई है इससे क्या अभिप्राय है? राइट आंसर ऑप्शन 2 जो है इसमें रहेगा, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। तो बाल्यावस्था के अभिप्राय, तो बाल्यावस्था शैशवावस्था के बाद की अवस्था होती है और यह जो अवस्था है जन्म के बाद की दूसरी अवस्था मानी जाती है। शैशवावस्था 0 से 5, बाल्य 6 से 12। तो यह जो प्रक्रिया है प्रत्येक समाज में विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से पाई जाती है। जैसे ही बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है वैसे ही वातावरण में उसका परिचय कराया जाता है तथा अलग अलग ज्ञान तथा अनुभवों में संपर्क कराया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की एक विशेषता है? तो बीच की जो बाल्यावस्था है ये इनमें से एक विशेषता जो है बतानी है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4 रहेगा। बच्चे क्या करेंगे, तार्किक और जो मूर्त रूप है
इससे सोचना प्रारंभ करते हैं। मूर्त रूप क्या होता है, अगर किसी वस्तु को हम अपने सामने देखते हैं तो उसे देखकर जो है कोई बात सोचना। तो बाल्यावस्था की जो आयु है 6 से 12 वर्ष की मानी गई है, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था 6 से 8 और मध्य 8 से 10 और उत्तर 10 से 12 की मानी गई है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, इसमें पूर्व बाल्यावस्था भी आ सकता है। पूर्व बाल्यावस्था का जो समय है ये 6 से 8 का रहेगा। मध्य की जो अवस्था है 8 से 10 की रहेगी और उत्तर बाल्यावस्था जो है ये 10 से 12 वर्ष की मानी गई है। नेक्स्ट रहेगा परिवार एवं पास पड़ोस और बच्चों के समाजीकरण की इनमें से कौन सी एजेंसियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, प्राथमिक एजेंसी। तो समाजीकरण जो वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज में विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियाँ आदि को सीखता है। बच्चों के समाजीकरण संबंधी विश्लेषण और अध्ययन में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक मानदंडों व संस्कृति का बहुत अधिक महत्व होता है। नेक्स्ट रहेगा वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग के द्वारा विस्तारित किया जाता है तो इसे इनमें से क्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 2 रहेगा। रूसो जो एक मनोवैज्ञानिक है ये और वाइगोत्स्की के अनुसार खोजपूर्ण अधिगम एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग के द्वारा विस्तारित करती है। वाइगोत्स्की के अनुसार सभी मानसिक या बौद्धिक क्रियाएं पहले बाहरी समाज की दुनिया में घटित होती हैं तथा अंतः क्रियाओं के द्वारा बच्चे अपने समुदाय की संस्कृति को सीखते हैं। नेक्स्ट रहेगा नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई है तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहती है तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो इस प्रकार का जो एक क्रिया हुई है ये लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन किस अभिविन्यास प्रारूप को दर्शाता है। दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन ये भी निकल के आ सकता है कि लॉरेंस जो कोहलबर्ग है इनका विकास का सिद्धांत कौन सा है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है इनके द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ये किस प्रारूप को यहाँ पर दिखाया गया है। तो राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 1 जो है रहेगा आदान प्रदान और परंपरागत। तो लॉरेंस जो कोहलबर्ग है इनके नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को जो है परंपरागत अवस्था पर दिखाया गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास के 6 चरण प्रस्तुत किए हैं जिसमें प्रत्येक चरण बालक की नैतिक दुविधा को सुलझाने में अपने पूर्व चरण में अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपीय विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहा जाता है। जेंडर रूढ़िवादिताएं, जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिका या जेंडर पहचान। इसको जो है जेंडर रूढ़िवादिताएं कहा जाता है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 1 रहेगा। तो समाज के विकास के लिए जो जेंडर समानता है ये आवश्यक है जिसमें महिला और पुरुष समाज का मूलाधार है जिनकी समानता में एक सुंदर और शिक्षित समाज की इमारत बनाई जा सकती है। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के संदर्भ में जो है जन सामान्य की अवधारणा जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आती हैं। और दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित जो है एक क्वेश्चन अब तक के जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं इन सभी में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। नेक्स्ट रहेगा हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। तो यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण दिखाया गया है। जेंडर विभेदीकरण को सशक्तिकरण बनाता है, रूढ़िवाद को समाप्त करता है, स्थिरता का प्रोत्साहन करता है। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 3 रहेगा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। जेंडर रूढ़िवादिता के संदर्भ में जो वैश्विक स्तर पर उन्मूलन के प्रयास किए गए हैं इसके अंतर्गत रोजगार, श्रम, मनोरंजन, खेल आदि से इसी रूढ़ि को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। किसी कार्य को विशिष्टीकृत नहीं किया जा सकता है कि वह किसी महिला या पुरुष के लिए ही अनुकूल या नामित है। आज इस तरह के
सारे जो पारंपरिक कार्य हैं पुरुष और पुरुषों के कार्य जो है स्त्री कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हावर्ड गार्डनर के जो बहुबुद्धि नेक्स्ट क्वेश्चन है हावर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसके अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन ए रहेगा। तो पैटर्न की खोज एवं तर्क की लंबाई श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता जो है राइट आंसर होगा। हावर्ड गार्डनर के द्वारा जो बहुबुद्धि का सिद्धांत ये प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों एक क्वेश्चन तो यहाँ पर यही बन जाता है कि हावर्ड जो गार्डनर है इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो इनके द्वारा दिया गया था। तो उनके अनुसार बुद्धि कोई तत्व नहीं है बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का ही अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। नेक्स्ट आएगा जिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसके अनुसार परिकल्पित और निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन एक जो है रहेगा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर जो जिन पियाजे है एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि इनके द्वारा किस विकास का सिद्धांत दिया गया है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जिन पियाजे के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर इसमें अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था रहेगा। तो ये जो मनोवैज्ञानिक है जिन पियाजे इनके द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है उसके अनुसार मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक सिद्धांत है। पियाजे का मानना है कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और यह बताता है कि मानव कैसे ज्ञान का अर्जन करता है और कैसे इसका उपयोग करता है। जबकि जो पूर्व जो सक्रियात्मक अवस्था है इसमें बालक नई सूचनाओं अनुभवों का संग्रह करता है, उसमें स्थायित्व गुण का विकास होता है। मूर्त जो सक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर बताई गई है इसमें बालक में वस्तुओं को पहचानने उसका विभेदीकरण और वर्गीकरण करने की क्षमता जो उसमें आ जाती है। नेक्स्ट है इनमें से किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक रहेगा। राइट आंसर जो इसमें ऑप्शन 4 जा रहेगा लेव वाइगोत्स्की। तो ये जो लेव जो वाइगोत्स्की है ये सोवियत संघ के एक मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बन जाता है कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, सोवियत संघ के। तो उन्होंने मानव के जो सांस्कृतिक और जो जैव सामाजिक विकास है इसका सिद्धांत दिया था जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। उसका मुख्य जो कार्यक्षेत्र है विकास मनोविज्ञान था। उन्होंने बच्चों में उच्च संज्ञानात्मक कार्यों के विकास से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट आएगा जिन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है इससे निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में इनमें से क्या करना चाहिए। राइट आंसर जो इसमें ऑप्शन 3 रहेगा। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तो जो जिन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 से 8 की जो शिक्षक है इनको अपनी कक्षा में ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। जिन पियाजे का मानना था कि बालक के जो संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि संज्ञानात्मक विकास की जिन पियाजे के द्वारा कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, 4। तो यहाँ पर जो संवेदीय पेशी अवस्था या इंद्रियगामिक अवस्था है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रकार से जो 4 अवस्थाएं ये हो जाती हैं। नेक्स्ट आएगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल हैं। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 1 जो है रहेगा अनेक प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों जो है संरचनात्मक और जो संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। नेक्स्ट आएगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 2 जो रहेगा समाजीकरण। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियाँ इत्यादि सीखता है। जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी समाजीकरण के माध्यम से ही होता है और समाजीकरण के माध्यम से ही वह स्मृति की जो है आत्मसात कर लेता है।
नेक्स्ट रहेगा मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है इसमें सही रहेगा। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 1 रहेगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण जो है दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो बालक को जो अपने माता पिता के द्वारा बहुत से गुण मिलते हैं। माता पिता जैसे होते हैं उनके बच्चे भी जो वैसे ही बनते हैं। यह जो है इस प्रकार का जो गुण है ये स्थानांतरण गुण ही आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकी होता है जो उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट रहेगा एक प्रगतिशील कक्षा में कैसा जो है वातावरण होना चाहिए, किस प्रकार की इसकी संरचना होनी चाहिए। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 2 रहेगा। एक प्रगतिशील जो कक्षा होती है इसमें विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या रूपरेखा है 2005 इसने बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील जो शिक्षा है इस पर विशेष बल दिया है और प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी को ज्ञान की संरचना करने वाला बताया गया है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ही जो ज्ञान की संरचना की जाती है। नेक्स्ट रहेगा आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता और परिणामिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल जो इनमें से करनी चाहिए। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 1 जो है रहेगा। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरणों को प्रस्तुत जो है उनके द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट रहेगा एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक जो समावेशी जो कक्षा होती है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 2 रहेगा। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। राइट आंसर जो इसमें ऑप्शन 2 रहेगा। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता जो शक्ति है उसके अनुसार सीखने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं। तो इनमें से किसके सूचक जो है रहेंगे। ये मानसिक क्षति वाले विद्यार्थियों के, सलीन विद्यार्थी के, सृजनात्मक के या अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं ये अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी के जो है लक्षण होते हैं। अधिगम जो आवश्यकता वाले विद्यार्थी है इसका तात्पर्य सीखने की क्षमता की योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। सीखने में कठिनाई को समझने के लिए हमें एक बच्चे की सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानना होगा। तो इस प्रकार के इन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है, जैसे पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल का होना और पूर्व पठित पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का होना। तो इस प्रकार के बच्चे जो है अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा जो उदाहरण रहेगा। राइट आंसर जो इसमें ऑप्शन 1 जो रहेगा। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना जो है ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो किसी समस्या का जो समाधान है ये प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि या उसके अर्थ विधि का उपयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली समस्याओं के तरीकों का सीखना जो है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। ये तो हो गया है। नेक्स्ट रहेगा एक शिक्षक एवं समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन 1 जो है रहेगा। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों और कमजोरियों को विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो समावेशी जो शिक्षा है इसका सिद्धांत सभी के लिए शिक्षा के सिद्धांत का जो कार्य करता है। शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों व कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करता है।
नेक्स्ट आएगा, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4 रहेगा। तो एक शिक्षिका जो होती है अपनी कक्षा में सृजनात्मक जो विद्यार्थी होते हैं, प्रगतिशील या उच्च उपलब्धि वाले जो विद्यार्थी होते हैं, उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। अनेक जो परिप्रेक्ष्य है उनको प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। सृजनात्मक जो बालक है इनकी पहचान उसके गुणों के आधार पर की जा सकती है। सृजनात्मक जो बालक है इसमें धारा का प्रवाह, मौलिकता, आत्मशासन, दृढ़ निश्चय, उत्साह जैसे अनेक गुण जो इनके अंदर होते हैं। एक शिक्षक के द्वारा सृजनात्मक बालकों की पहचान कर उसे बढ़ावा देना आवश्यक है। और एक शिक्षक अथवा शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो अनेक परिप्रेक्ष्यों को संज्ञान में लेकर उनके मूल विचारों को महत्व देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। यहाँ पर जो सार्थक अधिगम का पक्ष इनमें से कौन सा लेता है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 1 जो है रहेगा, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सार्थक अधिगम प्रायः बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम, विषय वस्तु एवं अधिगम के प्रति बच्चों को सच्चा सरोकार रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट रहेगा, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 2 जो रहेगा, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। बालक के अधिगम में स्वतः स्फूर्त अवधारणा के प्रति एक मान्यता अंदर बैठ जाती है, जिसे वे अपनी प्रत्येक अनुभूति के प्रति एक धारणा के रूप में स्वीकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो यहाँ पर यह बताना है कि इसमें कौन सी एक जो है प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली इनमें से नहीं है। राइट आंसर जो इसमें ऑप्शन 1 जो रहेगा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रयोग और उनके जांच भी की जानी चाहिए। संवाद और परिचर्चा भी उनके साथ की जानी चाहिए। तो इसमें जो है एक जो काम है नहीं किया जाना चाहिए। राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकता है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4 रहेगा, उनसे बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश एक शिक्षक के द्वारा की जानी चाहिए। अगर बच्चे जो है किसी विषय में रुचि नहीं ले रहे तो या अध्यापक का ये कर्तव्य होता है कि वो बच्चों से पूछे कि उनको जो है किस विषय में कहाँ पर जो है कठिनाई हो रही है और उसका जो है समस्या का समाधान जो है एक अध्यापक के द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आएगा, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान का संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो क्या जो इसमें से आवश्यक रहेगा, यंत्रवत याद करना, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंध या दंड। राइट आंसर जो ऑप्शन इसमें से 2 रहेगा, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। संरचनावादी जो उपागम है इसका योगदान शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान के लिए प्रत्यक्ष न होकर परोक्षतः होता है। संरचनावादी जो उपागम है ये बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान किसी भी नवीन ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, अगर कोई लेसन भी है, अगर हम कक्षा में किसी को पाठ पढ़ा रहे हैं तो हमें यह चाहिए कि पहले हम उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर जो उसको जो है प्रश्नों को पूछे, जिससे बच्चा जो है पहले जान पाए कि उसने जो है क्या याद किया था। तो इससे जो है बच्चा जल्दी जो है नया जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।